पिताजी, इन कुल्हड़ों को बनाकर क्या करोगे जब आजकल कुल्हड़ बिकती ही नहीं है। सब स्टील के बर्तनों में खाना खाना पसंद करते हैं और चाय कांच के बर्तनों में पीते हैं। बेटा, ये हमारी मिट्टी है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मुझे भरोसा है कि एक दिन ये कुल्हड़ जरूर बिकेंगे। आप तो बेकार की बातों में विश्वास करते रहते हैं। आजकल इन कुल्हड़ों को कोई भी नहीं पूछता। अरुण पेशे से एक कुम्हार था। उसके मिट्टी के बर्तन कोई खरीदता नहीं था, इसलिए उसके बने हुए कुल्हड़ भी ऐसे ही रखे रहते थे। उसे कुछ और काम धंधा आता ही नहीं था, इसलिए वो मिट्टी में ही अपने हाथ गंदे करता रहता था। पिताजी तो कुछ और काम करने का ही नहीं चाहते। भला इन मिट्टी के बर्तनों से हमें कौन सा कुछ फायदा होता है। ये बिकते तो नहीं है, जगह घेरते हैं वो अलग। अब मुझे को कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं काम की तलाश में निकलता हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। रामू नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास ना ही किसी काम एक्सपीरियंस था और ना ही क्वालिफिकेशन। वो थक हार कर बैठा हुआ होता है, तभी उसका दोस्त पवन वहाँ आता है। क्या बात है रामू, तू इतना उदास होकर क्यों बैठा है? आज घर नहीं जाना क्या? शाम हो गई है। जाना तो है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। घर पर पिताजी मिट्टी से बर्तन बना बना कर ढेर लगाते हैं, पर समाज में इन मिट्टी के बर्तनों का कोई मोल नहीं है। मैं आज काम की तलाश में निकला, पर कोई काम नहीं दे रहा है। अरे तू चिंता मत कर, मुझे शहर से बाहर किसी काम से जाना है। तू मेरी जगह मेरा काम संभाल ले। तुम्हारा काम? हाँ, मैं एक कुल्फी फैक्ट्री में काम करता हूँ। जो कुल्फी मार्केट में आती है वो वहीं से पैक होकर जाती है। मैं वहाँ बात कर लूंगा, वो तुझे मेरी जगह रख लेगा। जब तक मैं नहीं आता तू मेरा काम संभाल ले। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी किसी काम की तलाश कर लूंगा। पवन रामू को काम पर लगाकर शहर से बाहर चला जाता है। रामू दिल लगाकर उस कंपनी में कुल्फी बनाना सीखता है और वो बहुत अच्छी कुल्फी बना लेता है, परंतु पवन के आने पर उसे उस कंपनी से निकलना होता है। वो परेशान होकर अपने घर की ओर जा रहा होता है, पर तेज धूप होने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब आगे का काम कैसे चलेगा? मुझे तो अब और कोई काम मिल नहीं रहा। उसकी कंपनी में भी कोई काम नहीं है। अब तक गुजारा तो हो गया, आगे का पता नहीं कैसे होगा। रामू, मैं जानता हूँ तू काम को लेकर बहुत परेशान है, पर मुझे भी तो काम की जरूरत है, इसीलिए मुझे माफ कर दे। मैं तुझे उस कंपनी में नहीं रख सकता, पर तुझे तो अभी कुल्फी बनाना आ गया है ना, क्यों ना तो घर पर ही कुल्फी बनाकर बेचे। रामू को ये उपाय बहुत अच्छा लगता है और वो घर पर आकर इस बारे में गहराई से सोचता है। अगले दिन रामू सुबह जल्दी उठकर आइसक्रीम बनाना शुरू कर देता है, परंतु कुल्फी को रखने के लिए उसे कोई पात्र समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो परेशान हो जाता है। उसकी इस परेशानी को देखकर अरुण सामने आता है। इतनी जल्दी उठकर तूने कुल्फी बनाई और अब तू इतना परेशान हो रहा है, क्या बात है? पिताजी, मैंने आइसक्रीम बना तो ली, पर इसे मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात। मैंने जो कुल्हड़ बना रखे हैं वो किस दिन काम आएंगे। तू इस कुल्फी को में रख दे, लोग उस कुल्हड़ वाली कुल्फी बहुत पसंद करेंगे। अरुण की मदद से रामू कुल्फी बेचना शुरू करता है। पहले दिन उसकी कुल्फी नहीं बिकती। वो बची हुई आइसक्रीमों को गरीब बच्चों को खिला देता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे उसकी कुल्हड़ वाली कुल्फी खाकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो फिर से कुल्हड़ में कुल्फी भरकर बेचने जाता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छा मार्ग दिखाया, पर ये मार्ग बहुत कठिन है। मेरी कुल्हड़ वाली कुल्फी बिक ही नहीं रही है। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर दया करो और मेरी कुल्हड़ वाली कुल्फी बिकनी शुरू हो जाए। रामू जैसे ही अपनी कुल्हड़ वाली कुल्फी लेकर आगे बढ़ता है तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उसकी कलम कुल्फी हाथों हाथ बिक जाती है। वो अगले दिन और ज्यादा कुल्फी बनाता है, वो भी बिक जाती है। वो अपने पिताजी के लिए नए कपड़े लेकर आता है। ये तो चमत्कार होता जा रहा है। मैं पिताजी को बेवजह दोष देता था, आज उनके कुल्हड़ में मेरी कुल्फी बहुत बिक रही है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको कुल्हड़ बनाने के लिए मना किया और आज आपकी कुल्हड़ ही मेरे काम आ रही है। ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है बेटा। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। पिताजी, कुल्हड़ वाली कुल्फी इतनी बिक रही है कि उससे मुनाफा ही मुनाफा आ रहे हैं। मैं आपके लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है। रामू इस कामयाबी को अपने पिता का आशीर्वाद समझता है और अरुण उसे रामू की मेहनत का फल समझता था। इसी तरह से दोनों इस बात से अनजान थे कि ये कुल्हड़ कुल्फी एक जादुई कुल्फी बन चुकी है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पिताजी,
ये कुल्हड़ कुल्फी काफी प्रसिद्ध हो गई है। अब हमें अपने व्यापार को बढ़ा लेना चाहिए। आप कुल्हड़ बनाते रहिए और मैं कुल्फी बनाता रहूंगा। मैंने कहा था ना, एक दिन यही मिट्टी के बर्तन काम में आएंगे। हाँ पिताजी, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अरुण और रामू रात भर कुल्फी बनाते हैं और सुबह उन्हें बेच आते हैं। उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उन्होंने अब अपना एक कुल्फी पार्लर खोल लिया था, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अब रामू की कुल्हड़ कुल्फी बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। रामू, ये कुल्फी हर रोज ज्यादा क्यों बनाते हो? पिताजी, जब मेरी कुल्फी नहीं बिकती थी तब मैं उन कुल्हड़ कुल्फी को गरीब बच्चों के लिए लेकर जाता था। आज मेरा मुनाफा बढ़ गया है तो मैं भला उन गरीब बच्चों को कैसे भूल सकता हूँ। मैं ये कुल्हड़ कुल्फी उन बच्चों के लिए लेकर जाता हूँ जो इनके लिए तरसते रहते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। हमें अपने अच्छे समय में बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। रामू अरुण उन गरीब बच्चों को कुल्हड़ कुल्फी खिलाकर बहुत खुश होते थे। अब उनका कुल्हड़ कुल्फी का व्यापार बढ़ता जा रहा था। वो लोगों की जितना हो सके मदद करते थे और जिनके पास पैसे नहीं होते थे उन्हें फ्री में कुल्हड़ कुल्फी खिलाते थे। ममता अपने भाई सोनू के साथ गांव में रहती थी। वो बहुत गरीब थी। ममता के माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। तब से ममता ने अपने भाई बहन की जिम्मेदारी उठा रखी थी। ममता अपनी माँ की जगह गांव के सरपंच के यहाँ काम करती है। एक दिन, मालिक, मेरे भाई की तबीयत खराब है तो 1-2 दिन नहीं आ पाऊंगी। तेरा सारा काम कौन करेगा? अगर तू नहीं करेगी तो? सरपंच जी, मैं अपनी जगह अपने पड़ोस की कमला को भेज दूंगी। ममता ये कहकर चली जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाली कमला को अपनी जगह सरपंच जी के यहाँ काम पर भेज देती है। उसके बाद वो अपने भाई की देखभाल में लग जाती है। 2 दिन बाद जब वो वापस काम पर जाती है तो अब से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी जगह कमला को ही काम पर रख दिया है। ये सुनकर ममता सरपंच के सामने रोते हुए बोलती है, मालिक, मुझे काम से मत निकालो, मेरे भाई का क्या होगा? सरपंच कुछ नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर देता है। दुखी होकर ममता घर आती है और सारी बातें अपने भाई को बताती है। दीदी, तुम भी पिताजी की तरह छोले समोसे क्यों नहीं बेचती? हमारे पास उनका ठेला भी रखा है। ममता को आइडिया अच्छा लगता है और अगले दिन वो छोले समोसे बनाकर गांव के सारी सरकारी स्कूल के बाहर बेचने लगती है। तभी वही छोले पूरी बेच रहा लखन कहता है, मेरे छोले पूरी के सामने तेरे छोले समोसे कोई नहीं खाने वाला, समझी? तभी एक बुढ़िया लखन से छोले समोसे मांगती है। ये सुनकर लखन को गुस्सा आ जाता है और वो बुढ़िया को धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर ममता उस बुढ़िया को उठाती है और, माई, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम मेरे छोले समोसे खा लो। बेटी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर ममता मुस्कुरा देती है और बूढ़ी औरत को छोले समोसे देती है। बूढ़ी औरत छोले समोसे खा लेती है। बेटी, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, पर तू ये मसाला रख। बूढ़ी औरत मसाला देकर चली जाती है। उस दिन ममता के छोले समोसे नहीं बिकते। वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती है और अगले दिन, कल तो कोई भी मेरे ठेले से छोले समोसे नहीं खा रहा था। अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? तभी ममता की नजर उस मसाले पर पड़ती है और ममता छोले समोसे में वो मसाला डालती है। उसकी मसाला डालते ही छोले समोसे का रंग बदल जाता है। उसके बाद ममता उसे बेचने निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में छोले समोसे की सुगंध से लोगों की भीड़ लग जाती है। छोले समोसे खाकर ग्राहक बहुत तारीफ करते हुए बोलते हैं, अरे, इतने स्वादिष्ट छोले समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ममता के सारे छोले समोसे बिक जाते हैं। ये सब देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है और अगले दिन फिर से छोले समोसे बनाती है कि तभी सोनू आ जाता है और, दीदी, मुझे भी अपने छोले समोसे खिलाओ जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। सोनू छोले समोसे खाता और कहता है, दीदी, ये छोले समोसे तो इतने स्वादिष्ट नहीं है। ममता को ये सुनकर अजीब लगता है। उसके बाद वो भी छोले समोसे चखकर देखती है और उसे भी छोले समोसे स्वादिष्ट नहीं लगते। तभी उसकी नजर उस बूढ़े औरत के द्वारा दी हुई मसाले पर पड़ती है। ममता जल्दी से उस मसाले को छोले समोसे में डाल देती है और फिर से सोनू को खाने को देती है।
दीदी, लगता है ये जादुई मसाला है जिससे ये छोले समोसे इतने स्वादिष्ट हो गए। ये सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपने जादुई छोले समोसे लेकर बेचने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसके सारे जादुई छोले समोसे बिक जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगता है। धीरे धीरे ममता की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। अब वो छोले समोसे की दुकान कर लेती है। ममता अपनी दुकान का नाम जादुई छोले समोसे रखती है। ये सब देखकर मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके छोले समोसे में आखिर ऐसा क्या है। अगली सुबह लखन छुपकर देखता है कि ममता छोले बना कर लाई है और उसमें सोनू ने एक मसाला डाला। उसके मसाला डालते देख ही छोले का रंग बदल गया। उसके बाद सोनू छोले समोसे या आलू में भी वो मसाला डाल देता है और कहता है, दीदी, जादुई छोले समोसे तैयार हैं। अच्छा, तो ये सब इस मसाले का कमाल है। इसके कारण ही इसके छोले समोसे जादुई बन रहे हैं। ममता अपने जादुई छोले समोसे लेकर अपनी जादुई दुकान चली जाती है और सोनू अपने स्कूल। तभी लखन उस मसाले को चुरा लेता है और अपने घर जाकर अपने बनाए छोले में वही मसाला डालता है और उसे चखता है तो वो छोले बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये सब देखकर छे, कितना खराब स्वाद हो गया मेरे छोले का। लगता है ये जादुई मसाला सिर्फ ममता के खाने को ही जादुई बनाता है। एक काम करता हूँ, इसे फेंक देता हूँ। ना रहेगा ये मसाला और ना ममता जादुई छोले समोसे बना पाएगी। इतना कहकर वो उस जादुई मसाले को फेंकने लगता है। उससे बहुत देर हो जाती है मसाला फेंकते फेंकते, पर वो मसाला खत्म ही नहीं होता। उसके पूरे घर में वो मसाला भर जाता है। ये सब देखकर जादुई मसाले, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। उसके माफी मांगते ही सारा मसाला डिब्बे में वापस आ जाता है। उसके बाद लखन उस जादुई मसाले को वापस ममता के घर रख देता है। ममता इसी तरह उस मसाले की मदद से अपनी जादुई छोले समोसे बेचती रहती है। धीरे धीरे वो कई दुकानें खोल लेती है और गरीबी भूखे लोगों को मुफ्त में अपने जादुई छोले समोसे खिलाती है। इस तरह बड़ी बड़ी खुशी वो अपना छोटा जीवन में जीती जाती है। गुरुनाथ सिंह के घर एक मंगू नाम का बावर्ची काम करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता था। उसके पकाए हुए भोजन को खाकर सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। सभी पकवान में से सबसे स्वादिष्ट उसकी बिरयानी लगती थी। गुरुनाथ के जितने भी आस पड़ोसी और रिश्तेदार थे, वो सभी मंगू के बनाए हुए बिरयानी के दीवाने थे। एक दिन गुरुनाथ के घर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। अरे ओ मंगू, जरा इधर तो आना। जी साहब, बोलिए, क्या बात है? शाम के वक्त कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाना है जिससे सभी खुश हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिरयानी बनाने का काम में तुम लग जाओ। जी साहब, जैसा आप चाहे। मैं अभी से ही तैयारी में जुट जाता हूँ। मंगू बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाता है। शाम के वक्त गुरुनाथ के मेहमान आते हैं। मंगू उन्हें बिरयानी परोसता है। सभी बिरयानी खाकर बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे ये तो मंगू का कमाल है। इतने स्वादिष्ट भोजन वही बना सकता है। यह सुनकर सभी मंगू को बुलाकर उसकी बहुत तारीफें करते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं तो कहता हूँ होटल खोल लो, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। धन्यवाद साहब, आप सभी लोगों को मेरी बनाई बिरयानी पसंद आई, वही मेरे लिए काफी है। फिर कभी मन हो तो कहिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। इसी तरह सभी मंगू की बनाई बिरयानी की तारीफें करते थे। अचानक गुरुनाथ को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से वह बहुत परेशान होता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। घर के खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पैसे की बहुत कमी हो गई थी। मंगू गुरुनाथ के घर में काम करके जितने पैसे कमाता था, वह अपने घर वालों के पास गांव में भेज देता था। गुरुनाथ के पास पैसों की कमी के कारण वह मंगू को तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। मंगू अपने साहब की हालत जानता था, इसीलिए उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। एक दिन गुरुनाथ खुद ही मंगू से कहता है। अगले दिन भी उसके ढाबे पर बहुत भीड़ होती है। पूरे दिन वह काम में व्यस्त रहता है और बहुत पैसे कमाता है। इसी तरह मंगू का ढाबा खोले 1 हफ्ता ही बीता था। अब तक उसने सारे उधार के पैसे लौटा दिए थे। अगले दिन से जितने भी पैसे कमाने वाला था, वह सब उसका मुनाफा होने वाला था। जैसे ही अगले दिन वह ढाबे पर आता है तो देखता है
उसके ढाबे के सारे सामान गायब हो चुके हैं। कुर्सी टेबल सब गायब था और उसका चूल्हा जिस पर बिरयानी बनाता था वह भी गायब था। अरे, ये अचानक मेरे ढाबे के सारे सामान कहाँ गायब हो गए? क्या यहाँ कोई चोरी हुई है? वह यह सब सोच ही रहा था, तभी पड़ोस का एक आदमी वहाँ आता है। ओ भाई मंगू, तेरे दुकान पर तो चोरी हुई है। उन चोरों ने इन दिनों काफी दुकानों में चोरियां की है। भाई जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? कैसे चलाऊंगा अपना ढाबा? इतना कहकर वह नीचे जमीन पर बैठ जाता है। आज ही तो मुझे मुनाफा होने वाला था और ये सब हो गया। अभी तक जितने पैसे कमाए वो तो लोगों के उधार चुकाने में लग गया। अब कहाँ से लाऊंगा पैसा? मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है जिससे मैं वापस नई चीजें खरीद पाऊं और लोगों को बिरयानी खिला सकूं। सबसे पहले तो मुझे नया चूल्हा लाना होगा, तभी कोई काम हो पाएगा। यही सोचता सोचता जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एक जगह उसे बहुत पुराना सामान फेंका हुआ दिखता है। उसमें एक चूल्हा भी दिखता है। इस चूल्हे को ही लेकर जाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। मंगू उस चूल्हे को लेकर आता है और उसे जलाता है। एक ही बार में वह चूल्हा जल जाता है। वाह, इतना पुराना दिख रहा है, फिर भी अभी तक सही है। मंगू सोचता रहता है, अब बर्तन और बिरयानी बनाने का सामान किसी भी तरह लाना होगा। तभी वह पीछे मुड़कर चूल्हे की तरफ देखता है। चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा पतीला चढ़ा हुआ था। अरे, अचानक ये पतीला यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। मंगू देखता है, पतीले के बाद उसमें बिरयानी बनाने का कच्चा सामान आ जाता है और थोड़ी ही देर में बिरयानी पकना शुरू हो जाती है और बिरयानी पककर तैयार भी हो जाती है। चूल्हा अपने आप ही बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई बिरयानी चूल्हा दिखाई देता है। खुद ही इसने बिरयानी बना डाली। बिरयानी की महक से वापस से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंगू सभी को बिरयानी खिलाता है और शाम तक बहुत पैसे कमाता है। ईश्वर ने चमत्कार कर दिया। आज उनके दिए हुए इस जादुई चूल्हे की वजह से मैं वापस अपना काम शुरू कर पाया हूँ। कई महीनों तक मंगू का ढाबा हर रोज चलता है और अब उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। जादुई चूल्हा कुछ ही मिनटों में बिरयानी बनाकर तैयार कर देता था, जिस वजह से मंगू को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मंगू के ढाबे पर उसके पुराने मालिक गुरुनाथ आते हैं। वाह मंगू, क्या बात है, तू तो बहुत प्रगति कर रहा है। जी मालिक, सब आपकी कृपा है। आइए बैठिए, बिरयानी खिलाता हूँ। मंगू गुरुनाथ को बिरयानी खिलाता है और पूछता है, क्या हुआ साहब, आपको नौकरी मिली या नहीं? हाँ मंगू, अब मेरी नई नौकरी लग गई है। कल हम दूसरे शहर में रहने के लिए रवाना हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चला जाऊं। गुरुनाथ मंगू से मिलकर अगले दिन दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। मंगू मन लगाकर काम करता है। उस ढाबे के आसपास और जहाँ ढाबा था वहाँ का जमीन गुरुनाथ के दोस्त से खरीद लेता है और दिन प्रतिदिन और भी मशहूर हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा होटल खोल लेता है। अब वह उस जादुई चूल्हे को बहुत कम ही इस्तेमाल करता था। जब बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलता था तभी वह जादुई बिरयानी चूल्हा का इस्तेमाल करता था। मंगू अपने साथ कुछ आदमियों को रख लेता है और बहुत ही सफलतापूर्वक अपने होटल को चलाता है। श्याम नाम का एक किसान था। खेती किसानी करना उसका खानदानी काम था। उसके पिता और दादा भी यही काम किया करते थे और उसके लिए खेती की काफी जमीन भी छोड़ गए थे। श्याम के घर में उसकी पत्नी और एक लड़का था। श्याम का बेटा शहर के बड़े कृषि विद्यालय में पढ़ता था। वो चाहता था कि उसका बेटा कृषि के नए नए तरीके सीखे और उसके साथ साथ गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाए, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके और वे गर्व से किसानी का काम करते रहें। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस साल तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में रहकर ही नए जमाने की खेती सभी को सिखाओ। उसका बेटा विष्णु बोला, जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। श्याम जिस विष्णु को शहर में पढ़ाई के लिए छोड़ कर आया था, वो विष्णु अब पूरी तरह से बदल चुका था।
शहर के चकाचौंध ने उसे अपने काबू में कर लिया था। वो कृषि तो करना चाहता था, लेकिन ईमानदारी के पैसों में खुश न था। उसे तो बड़ा आदमी बनना था, बहुत बड़ा आदमी। अपने सभी बड़े बड़े शौक पूरे करने थे। शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके विष्णु गांव वापस आया तो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, अब आप आराम कीजिए और खेतों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। श्याम ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे भी अब ये बूढ़े कंधे थक चुके हैं भार उठाते उठाते। जैसे ही विष्णु को खेतों की जिम्मेदारी मिली, उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इस साल का अनाज बोरों में भरकर तैयार था, बस उसे बेचने जाना था, जो अब विष्णु की जिम्मेदारी थी। विष्णु ने सभी बोरों को खोला और थोड़ा थोड़ा अनाज निकालकर उसके अंदर पत्थर और मिट्टी भर दी। विष्णु ने सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देकर अनाज के सभी बोरे बेच दिए। इस पर उसके पिता बड़े खुश हुए और बोले, अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना पैसा तो हमें अपनी फसल के बदले कभी भी नहीं मिला। विष्णु बोला, ये सरकारी कर्मचारी आपको ठग लेते हैं पिताजी, लेकिन मुझे नहीं ठग सकते। विष्णु श्याम से झूठ बोलता रहा और इसी तरह बेईमानी का काम करता रहा। श्याम को लगता था कि बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है तो अपनी बुद्धिमानी से ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि विष्णु सालों से कमाई हुई उसकी ईमानदारी को इस तरह तबाह कर रहा है। समय बीतता गया, विष्णु का लालच बढ़ता गया। इस साल खेतों में फसल उगाने की जिम्मेदारी भी विष्णु ने अपने कंधों पर ले ली। उसने पिताजी से कहा, देखना पिताजी, इस बार इस जमीन से दुगना अनाज निकलेगा। श्याम बोला, देखा विष्णु की माँ, मैं कहता था ना, हमारा बेटा हमारी खेती को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विष्णु कृषि विद्यालय में पढ़ा था और वो खेती की सारी बारीकियां जानता था, लेकिन लालच के पर्दे ने उसकी आंखों को ढक दिया था पट्टी से। उसने शहर से ऐसी रासायनिक खाद मंगाई जिससे फसल बहुत ज्यादा उगती है, लेकिन वो खाद बहुत ज्यादा खतरनाक भी थी। उसने अपने पूरे खेत में उस खाद को डाल दिया। विष्णु हर रोज फसल की सिंचाई करता और फसल में कीड़े ना लग जाएं, इसलिए उन पर अलग अलग दवाइयों का छिड़काव भी करता था। ये जहरीला पानी दिन ब दिन गांव की नदी में जाकर मिलता जा रहा था। देखते देखते तालाब का पानी पीने लायक नहीं बचा। गांव के लोग बीमार होने लगे, उन्हें तरह तरह के रोग होने लगे। गांव वाले श्याम के पास विष्णु की शिकायत लेकर आने लगे, लेकिन श्याम को लगता था कि अनपढ़ गांव वाले उसके बेटे की तरक्की को देखकर जलते हैं, इसीलिए झूठे आरोप लगाते हैं। फसल कटने का समय भी आ गया। विष्णु ने फसल को काटकर हमेशा की तरह मिलावट करके बेच दिया। इस बार फसल के दुगुने से भी ज्यादा पैसे मिले थे। सारा परिवार खुश था और माता पिता विष्णु का गुणगान करते नहीं थक रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस ने विष्णु को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। उसके पिता ने पूछा, अरे आप मेरे बेटे को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस ने कहा, आपके बेटे ने फसल में अवैध रसायन डालकर बेचा है। इसके कारण रामपुर के अनाथालय में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। श्याम को अपने कानों पर यकीन न हुआ। उसका बेटा ऐसा कर सकता है, ये कभी उसने सपने में भी न सोचा। उसका सिर तो जैसे शर्म से झुकता जा रहा था। शहर जाकर विष्णु लालच की दुनिया में इस तरह प्रवेश कर जाएगा, ये किसने सोचा था? पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने लालच में आकर जो कुछ किया, उसकी भरपाई अब दुनिया भर की दौलत नहीं कर सकती थी।